हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS अकेडमी। आज हमारा इकॉनमी का 7th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपसे नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे सुना ही होगा, नेशनल इनकम जो है हमारा मतलब GDP के कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आप सब लोगों ने GDP के बारे में सुना होगा, GNP के बारे में सुना होगा, बट मेरा यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, मैं इससे जो GDP से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं या उनको क्लैरिटी नहीं होती। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है, मेनली मैंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे जो है हम कौन कौन से टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो गुड्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, वो सारी तरह की गुड्स जितनी भी होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, दो तरह के वेरिएबल हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो टर्म्स होती है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्स। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपका बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारा इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे आपके कॉन्सेप्ट GDP के ऊपर, उसको कैलकुलेशन कैसे करनी है, GNP के ऊपर, NNP, पर्सनल इनकम, एंड देन रीसेंट चेंजेस, जो भी आपके GDP में रीसेंट चेंजेस हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुड्स के साथ। के स्टार्टिंग में सॉरी, थोड़ी सी ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये थोड़ी सी ब्लर्ड है, बट इट्स ओके। हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं आगे की सारी स्लाइड्स में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में ये आपके सामने गुड्स दी गई हैं। सबसे पहले तो गुड्स को दो डिवाइड करते हैं, दो गुड्स में, मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। उसके बाद मटीरियल जो गुड्स हैं वो इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल गुड्स सॉरी। देन आफ्टर जो आपकी इकोनॉमिकल गुड्स हैं उनको हम दो आगे डिवाइड करते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में। ठीक, और फिर कंज्यूमर आपकी सिंगल यूज़ एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और कैपिटल गुड्स में भी आपकी सिंगल यूज़ कैपिटल और आपकी कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। क्लियर? तो चलिए 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। फ्रेंड्स, मटेरियल, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मटेरियल गुड्स का मतलब क्या हो सकता है? दोज विच आर टेंजिबल, वो सारी गुड्स जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, और ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो सारी गुड्स, उनको क्या बोला जाता है जी? मटेरियल गुड्स। क्लियर? तो ये जो मटेरियल गुड्स हैं आपकी, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? आप नॉर्मल एग्जांपल अगर हम लें, कार, शू, क्लोथ, मशीन्स एट्सेट्रा, जिस भी गुड्स को आप टच कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल गुड। नॉन मटेरियल गुड्स आर इंटेंजिबल, और ये इनकी कोई भी शेप नहीं होती और इनका कोई भी वेट नहीं होता। तो ऐसी नॉन मटेरियल गुड्स जनरली सर्विसेज ऑफ ऑल टाइप्स, जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, आप उनको टच नहीं कर सकते, दे आर नॉट टेंजिबल, उनकी कोई शेप नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, इसलिए दीज आर कॉल्ड नॉन मटेरियल गुड्स। क्लियर? आगे चलते हैं, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल गुड्स। इकोनॉमिकल गुड्स फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि वो गुड्स जिनका अपना कोई प्राइस होता है, ठीक है, और जिनकी अपनी कोई डिमांड एंड सप्लाई होती है, जिनका अपना कोई प्राइस होता है और कोई ना कोई उसकी डिमांड और सप्लाई का मैच और मिसमैच रहता है, वो सारी गुड्स, उनको हम बोलते हैं जी इकोनॉमिकल गुड्स। और ये जो सारी गुड्स होती हैं, इसमें क्या है, ये सारी गुड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल लैंड इज ए स्कार्स एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस एंड व्हीट। देखिए, जितनी भी आपकी मटेरियल इकोनॉमिकल गुड्स है ना, इकोनॉमिकल गुड्स की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनका कुछ ना कुछ प्राइस होगा, और इनमें जनरली क्या होता है, इनकी अवेलेबिलिटी कम रहती है बट इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि आपकी लैंड की बात कर ली जाए, ठीक, और इसीलिए जितनी भी आपकी ऑल मटेरियल गुड्स आर इकोनॉमिकल गुड्स। जितनी भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, मटेरियल गुड्स, ठीक, वो सारी की सारी क्या है जी, आपकी इकोनॉमिकल गुड्स हैं। क्यों? उनको बनाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा उनमें कंज्यूम किया गया है और कुछ ना कुछ रिसोर्सेज उनमें कंज्यूम किए गए हैं, वो रिसोर्सेज जो बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास। क्लियर? अब दूसरी जो है नॉन इकोनॉमिकल गुड्स, ये वो गुड्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और ये
क्यों फ्री हैं? क्योंकि ये नेचर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, अनटिल अनलेस हम उसको भी कैप्चर ना कर ले, लाइक एयर, वाटर, सनशाइन एटसेट्रा। ये क्या आपकी नॉन इकोनॉमिक गुड्स। क्लियर? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, अब ये तो हो गई ब्रॉड क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमिकल गुड्स में अगर बात की जाए तो कंज्यूमर गुड्स की। फ्रेंड्स, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो आपके फाइनल जो कंज्यूमर हैं उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होती हैं। वो गुड्स जो आपके कंज्यूमर की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हों उनको आप बोलते हो जी कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब ये जो आपकी कंज्यूमर गुड्स भी हैं ये भी दो तरह की हो सकती हैं। एक तो वो कंज्यूमर गुड्स जो आप जिनको बोला जाता है सिंगल यूज़। अब ये सिंगल यूज़ क्या है कि आपने इनको ख़रीदा मार्केट से और डायरेक्टली कंज्यूम किया, लाइक योर फूड स्टफ, सिगरेट्स, में कुछ भी, फ्यूल एंड ऑल, मैच स्टिक्स एंड ऑल, कुछ भी XYZ जो भी आप कंज्यूम करते हो डायरेक्टली मार्केट से लेके, वो होती हैं आपकी सिंगल यूज़ कंज्यूमेबल गुड्स। अब दूसरी तरह की गुड्स होती हैं जिनको बोला जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो कंज्यूमर और कैपिटल गुड में डिफरेंस समझ लीजिए। जो कंज्यूमर कैपिटल गुड्स होती हैं उनसे हम आगे कोई और गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उनसे हम आगे कोई और गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सबसे पहला डिफरेंस। अब दूसरा क्या है, जो आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं उनमें वियर एंड टीयर होता है, उनमें डेप्रिसिएशन होती है, बट कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनमें, कंज्यूमर गुड जो सिंगल यूज़ हैं उनमें कोई वियर एंड टीयर नहीं है। क्यों? उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक ऐसी गुड्स है जिनमें कुछ ना कुछ कैपिटल गुड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूमर गुड्स के भी। अब देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल में कंज्यूमर गुड का क्या आपका इसमें आप कहेंगे कि इसमें कंज्यूमर गुड वाले कौन से गुण हैं? कंज्यूमर गुड वाले इसमें गुण हैं कि इससे कोई और आगे कुछ भी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर मैं बात कर लूँ आपके क्लॉथ की, टीवी सेट एंड ऑल, ये क्या है, इनसे आप आगे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट इनका वियर एंड टीयर होता है विद टाइम। क्लियर? तो वियर एंड टीयर वाली क्वालिटी इनमें कहाँ से आई? कैपिटल गुड्स की। और ये यूज़ जो है कि इससे आगे कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो क्वालिटी कहाँ से आई? कंज्यूमर गुड्स से। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है जी आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। क्लियर? आगे चलते हैं। कैपिटल गुड्स, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है प्रोड्यूसर गुड्स। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो गुड्स, दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है? वो सारी गुड्स जिनसे आप आगे कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हो उनको आप बोलते हो जी कैपिटल गुड्स। ठीक है? कोई भी मशीनरी हो गई या कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं जी? कैपिटल गुड्स। क्लियर है जी? तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स क्या है? जिनसे आप दूसरी कोई गुड प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि आपका रॉ कॉटन, कोल। ठीक? अब इसकी कंडीशन क्या है? ये जितनी भी गुड्स हैं जब इनको एक बार यूज़ कर लिया, देखिए रॉ कॉटन से आप क्या बना रहे हो, आगे कुछ भी नया कपड़ा बना रहे हो, कुछ भी, तो मतलब इसका यूज़ क्या हुआ? किसी दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? बट सिंगल यूज़ है, इसका मतलब क्या हो गया? दीज गुड्स लॉस देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर यूजिंग वंस। ठीक है? इनको एक बार यूज़ किया, अब रॉ कॉटन है वो एक बार में ही ख़त्म। ठीक है? उसका अब दूसरी बार आप यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स, जो गुड्स सोल्ड बाय वन फर्म, ऐसी गुड्स जो एक फर्म दूसरी फर्म को सेल करती है और दूसरी फर्म उनसे आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती है, तो ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं जी? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? नेक्स्ट दूसरी है आपकी ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब वो गुड्स जो किसी दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं, बट उनकी अपनी एक लाइफ होती है, वो सिंगल यूज़ नहीं होती, उनको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। बट एक कंडीशन जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि उनका वियर एंड टीयर होगा, उनमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन ज़रूर होगी। तो ऐसी गुड्स जो भी हैं
तो वो आपकी होती हैं, जैसे आपके टूल्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई, कोई भी प्लांट आ गया, कोई भी मशीन आ गई। तो ये सारी गुड्स जो हैं इनको आप यूज़ करते हो कुछ और बनाने के लिए, बट ये देखो एक बार में कंज्यूम नहीं होती, बट इनकी कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन रहती है। क्लियर? तो ये है आपकी कैपिटल गुड्स। क्लियर? आगे चलते हैं। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है जी? फाइनल गुड्स कभी भी रीसेल के लिए यूज़ नहीं होती, ना ही फाइनल गुड्स ऐसा है कि फाइनल गुड आप किसी और को आगे सेल करोगे, वो आगे सेल करेगा। ये जो फाइनल गुड्स हैं ये यूज़ होती हैं गुड्स सोल्ड नॉट फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन के लिए और फॉर इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। अब ये क्या हो सकती है? जैसे वाटर है, वाटर आपको इंडिविजुअल जो आपकी घर में सप्लाई वाटर की आती है वो किस चीज़ के लिए है? ठीक है, वो आपकी कंजम्पशन के लिए। देखिए वाटर जो है दो तरह से आप इसको देख सकते हो। पानी एक मैंने फैक्ट्री को सप्लाई किया तो वहाँ पे वो वाटर उन्होंने डाई के लिए यूज़ किया, ठीक है, तो इट इज़ इंटरमीडिएरी गुड, इट इज़ नॉट फाइनल गुड। बट वाटर जो आपके घर में आ रहा है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, वो हो गया आपका फाइनल गुड। क्लियर? जिसको आप आगे यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसको फाइनली कंज्यूम करते हो। क्लियर? दिस इज़ कॉल्ड फाइनल गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई आपकी डिफरेंट गुड्स। उसके बाद जब मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब चेंजेस जिसमें आते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका फ्लो वेरिएबल और दूसरे होते हैं आपके स्टॉक वेरिएबल। फ्रेंड्स यूपीएससी ने प्री में ऑलरेडी ये टॉपिक पूछा है, फ्लो वेरिएबल और आपके स्टॉक वेरिएबल्स में। अब ये फ्लो वेरिएबल्स क्या हैं? वो वेरिएबल्स जो किसी पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को आप क्या बोलते हो जी? फ्लो वेरिएबल। जिनको भी आप बताने के लिए कुछ ना कुछ टाइम यूज़ करते हो। जैसे कि मैं कहूँ इनकम, मेरी इनकम क्या है, मैं क्या बताऊँगा? मेरी इनकम एक दिन की इनकम, एक हफ्ते की, एक महीने की या एक साल की इनकम, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, विद टाइम मैं आपको इसके साथ जितने भी आपके फ्लो वेरिएबल्स हैं ये विद टाइम चेंज होते जाते हैं, और इनको डिफाइन करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? एक टाइम पीरियड यूज़ करना पड़ता है। लेंथ ऑफ टाइम जो है वो आपको यूज़ करनी होगी, चाहे वो घंटे, दिन, हफ्ते, साल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सारे ही वेरिएबल्स जिनमें आप टाइम यूज़ करते हो, जिनको डिफाइन करने के लिए, विदाउट डिफाइनिंग टाइम वो कभी भी आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने कहा इनकम, कितनी इनकम? एक दिन की इनकम, एक साल की, 6 महीने की, सब कुछ अलग अलग होगा ना। तो ऐसी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्लो वेरिएबल। दूसरा क्या है जी? आपके स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या है जी? मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मैं कहता हूँ जी स्टॉक, देखिए सबसे पहले तो नाम से ही पता चल जाता है, फ्लो मतलब जो पानी की तरह बहता है, ठीक। फ्लो मतलब जो विद टाइम चेंज होता रहेगा। स्टॉक के आज की डेट में कितना स्टॉक है, आज की डेट में, ठीक है ना, एट वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एट वन पॉइंट। अगर मैं बात कर लूँ इन्वेंट्रीज की, हम क्या कहते हैं कि अभी कितना माल अंदर पड़ा है, अभी इस एट दिस टाइम। मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि हफ्ते बाद कितना मटेरियल रहेगा या 2 हफ्ते बाद कितना मटेरियल पड़ा है। इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कितना स्टॉक है हमारे पास। तो स्टॉक वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जो आपके फ्लो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ टाइम जो है डिफाइन करते हो, एक साल, एक महीना, एक दिन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए आपके वेरिएबल्स। क्लियर? अब फ्रेंड्स ये जो हैं हम प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज़, इनके बारे में बात करेंगे। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, यूपीएससी ने डायरेक्टली एक बार पूछा है कि उसने 4 ऑप्शन दी, उसमें से पूछा गया कि आप इसमें से स्टॉक वेरिएबल चूज़ कीजिए, ठीक है। तो उन एग्जांपल्स में नेशनल इनकम भी थी, पर्सनल इनकम भी थी। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स में डिफरेंस है क्या। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रोडक्शन टैक्स। अब ये प्रोडक्शन टैक्स क्या है फ्रेंड्स? देखिए 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट टैक्स और एक होता है प्रोडक्शन टैक्स।
प्रोडक्शन टैक्स वो होता है जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। आप टैक्स लगाते हो बट वो टैक्स पर यूनिट के ऊपर नहीं लगता, वो टैक्स आपका पर यूनिट के ऊपर नहीं लगता, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। लेट्स से मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के, ठीक है। अब मेरी फैक्ट्री का एक रेंट है, एक रेंट जो मुझे फिक्स है, जो मुझे देना ही देना है। तो ये रेंट जो है ये फिक्स है, चाहे मैं अपनी फैक्ट्री में 100 यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं फैक्ट्री में 1000 यूनिट्स बनाऊं। बट ये जो टैक्स है, रेंट जो है, ये हमेशा ही क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ तो मुझे कम पैसे देने होंगे, अगर मुझे 1000 यूनिट बनाने हैं तो मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे टैक्स जो आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उनको बोला जाता है आपका प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी है, लैंड रेवेन्यू है, प्रोफेशनल टैक्स है, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। और भी लिस्ट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वैसे ही जैसे स्टॉक में हमने डिस्कस किया कि कुछ भी आपके सामने 4 ऑप्शंस दी जाएंगी तो आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोडक्शन टैक्स है या नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्या वो वेरी करता है विद प्रोडक्शन, विद वॉल्यूम। अगर तो वो वेरी करेगा तो वो प्रोडक्शन टैक्स नहीं है। अगर वो कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन टैक्स। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन सब्सिडीज। सेम जैसा कि प्रोडक्शन टैक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट्स, सेम जो आपकी होती है वो होती है आपकी प्रोडक्शन सब्सिडी इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। क्लियर। तो जैसे कि गवर्नमेंट आप सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट किनको सब्सिडीज देती है, फार्मर्स को सब्सिडीज देती है, ठीक है ना। अब फार्मर को ये तो नहीं होता कि 1 क्विंटल आप दो तो उसके पीछे आपको इतनी सब्सिडी, फार्मर को एक खेत के पीछे पूरी की पूरी सब्सिडी दे दी जाती है। या अगर हम बात कर ली जाए रेलवेज़ को सब्सिडी दी जाती है, तो रेलवेज़ को कभी भी ऐसी सब्सिडी तो नहीं दी जाती कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी सब्सिडीज़ जो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड की जाती है, उनको बोला जाता है जी आपका प्रोडक्शन सब्सिडीज़। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट टैक्स। अब ये आपके प्रोडक्ट टैक्स क्या हैं फ्रेंड्स, वो टैक्स जो डिपेंडेंट हैं वॉल्यूम के और जो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स के, ठीक है। ऐसे टैक्स को आप क्या बोलते हो जी, प्रोडक्ट टैक्स। अब जैसे कि आपका एक्साइज टैक्स की बात कर ली जाए, एक्साइज टैक्स क्या है, जितने आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेगी कोई भी कंपनी, उसको उतना ही एक्साइज देना होगा। अगर वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो उसको 100 के अगेंस्ट एक्साइज देना होगा। अगर वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो उसको 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट एक्साइज टैक्स देना होगा। तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट टैक्स। सेम अगर हम जीएसटी की बात कर ले, अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदते हो दुकानदार से तो वहाँ पे क्या आपको 2 के लिए टैक्स देना होगा। अगर आप सिंगल यूनिट खरीदोगे तो आपको सिंगल के लिए टैक्स देना होगा। तो वो टैक्स जो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट टैक्स। क्लियर। ऐसे ही प्रोडक्ट सब्सिडीज, वो सब्सिडीज जो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको बोला जाएगा जी प्रोडक्ट सब्सिडीज। जैसे कि देख लिया जाए, फूड पेट्रोलियम सब्सिडी के ऊपर है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी के ऊपर है, फूड सब्सिडीज़ के ऊपर है। तो ये क्या है, कंजम्पशन के ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर ही आपको लीटर वाइज जो है पेट्रोल सब्सिडी अगर आपको चाहिए तो पेट्रोल सब्सिडी क्या है, पर यूनिट पर लीटर आपको सब्सिडी मिलेगी। जितना वॉल्यूम आप प्रोड्यूस करोगे उतनी ही कंपनी को सब्सिडी दी जाती है। ऐसे ही फर्टिलाइज़र कोई भी कंपनी जितना फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करती है उसको पर बैग के अकॉर्डिंग ही सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी सब्सिडीज जो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उनको बोला जाता है जी आपकी प्रोडक्ट सब्सिडीज। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो थे 4 जो हमने देखे, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी। अब हमने इनको क्यों काउंट किया, क्यों देखा, क्योंकि आगे ये जो हमारे टॉपिक्स हैं फैक्टर कॉस्ट, बेसिक इनकम या बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, इनमें ये सारे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। तो फैक्टर कॉस्ट जो है
ये है क्या फैक्टर कॉस्ट? इट इज़ अ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड कैपिटल। ये हमारे इन चारों को क्या बोला जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यूपीएससी बहुत बार पूछता है आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली। ठीक है, तो इन चारों के बिना कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। जो हमारे बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये लैंड के अगेंस्ट आप रेंट दोगे, लेबर को आप सैलरी दोगे, कैपिटल के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट पे करते हो, एंटरप्रेन्योर क्या है जी? जो आपका रिस्क टेकर है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो भी आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि उसके दिमाग के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। अब ये चारों जो मैंने आपको बताया कि लैंड के अगेंस्ट आप रेंट पे करोगे, लेबर को आप सैलरी दोगे, कैपिटल के अगेंस्ट आपने कोई लोन लिया उसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जिसका दिमाग लगा है आप उसको कुछ ना कुछ पैसा दोगे। तो ये सारा पैसा मिला के जो बनता है वो बनता है आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें अगर हम कुछ भी ऐड ना करें, सिर्फ और सिर्फ ये चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनकी कॉस्ट को इंक्लूड करें, तो वो बनती है आपकी फैक्टर कॉस्ट, जो होती है सबसे लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, ये लोएस्ट है। इससे जो हमने चारों देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? मार्केट प्राइस हाईएस्ट होता है, उसके बाद बेसिक प्राइस आएगा और उसके बाद आएगी आपकी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई टैक्स नहीं ऐड किया, कोई सब्सिडी नहीं ऐड की, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है जी? आपकी चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी पैसा जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है जी आपका बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस क्या है फ्रेंड्स? ये देखिए यहाँ पे बेसिक प्राइस में हमने क्या किया? फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि वो मिनिमम है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऐड होगा। उसमें हमने क्या ऐड कर दिया जी? प्रोडक्शन टैक्स। याद कीजिए प्रोडक्शन टैक्स क्या है? जो थे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, लाइक अगर मैं बात कर लूँ, जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल ली थी कि लैंड रेवेन्यू, बट लैंड रेवेन्यू तो हमारा फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड हो गया। कोई भी और ऐसा टैक्स, ठीक है, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी। अब देखिए स्टैंप ड्यूटी जो है वो आपको एक बार पे करनी है। क्लियर? कोई नंबर ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो। तो बेसिक प्राइस क्या है? बेसिक प्राइस है जो फैक्टर कॉस्ट, लेट्स से कि मेरी फैक्टर जो कॉस्ट है वो 100 रुपये आई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट के लिए अगर मैं निकाल लूँ। अब क्या है, जो मेरे प्रोडक्शन टैक्स हैं, प्रोडक्शन टैक्स को मैं क्या करूँगा? अब ये भी क्योंकि मेरे इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम है, जितना मेरा प्रोडक्शन टैक्स वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मेरा लेट्स से टैक्स कितना है 10,000, अगर मेरा वॉल्यूम है 100, तो ये कितना हो गया पर यूनिट? 100 रुपये ऐड हो गए। बट अगर मेरा वॉल्यूम क्या है 100 की जगह 1000 है, तो इसका अब कितना हो गया रेट? 10 रुपये। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं प्रोडक्शन टैक्स जो है वो ऐड करता जाऊंगा और प्रोडक्शन सब्सिडी जो है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के क्या आएगा जी? बेसिक प्राइस। क्लियर? समझ गए? बेसिक प्राइस में आप फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज को ऐड और माइनस करते हो, ना कि प्रोडक्ट टैक्स को। क्लियर? आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस फ्रेंड्स क्या है? मार्केट प्राइस जैसे कि बेसिक में हमने क्या ऐड किया? फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस में आप क्या ऐड करोगे? बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे, क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट प्रोडक्शन, इट इज़ प्रोडक्ट। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, हो जाता है कभी। तो यहाँ पे जो आपका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में आप प्रोडक्शन टैक्स नहीं, प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करोगे, और प्रोडक्शन सब्सिडी नहीं, आप प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करोगे। तो ये जो निकल के आएगा आपके पास वो बनेगा आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, जो होगा आपका फाइनल मार्केट प्राइस, जो मतलब अब इसमें क्या है? प्रॉफिट ऐड कीजिए और वो बन गया आपका जो आप कंज्यूमर को देते हो। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया आपके सारे प्राइजेस। आपका फैक्टर कॉस्ट क्या है, आपका मार्केट प्राइस क्या है, आपका बेसिक प्राइस क्या है। अब हमने ये क्यों डिस्कस किए फ्रेंड्स? क्योंकि ये आपकी जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, जीडीपी हम कई तरह से काउंट करते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट
बेसिक प्राइस या जीवीए कुछ भी, या आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सारा कुछ हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो आगे से जब भी आप लोग पढ़ोगे तो आपको पहले हो सकता था कि ये कन्फ्यूज़न हो कि फैक्टर कॉस्ट ये क्या है, ये बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। इसीलिए मैंने ये सारे टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं पहले, कि अब इसके बाद जब भी जीडीपी के साथ ये टर्म्स लिखी हुई आएंगी आपको, तो कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जीडीपी की। बहुत ही सॉर्ट आउट क्वेश्चन है यूपीएससी का, सॉर्ट आफ्टर, रीज़न बीइंग यूपीएससी सबसे पहला ही आपका इकोनॉमी का ये टॉपिक रहता है, नेशनल इनकम, ठीक है। तो यूपीएससी ट्राई करती है कि इसमें से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछा जाए, ठीक है। तो जीडीपी क्या है फ्रेंड्स? जीडीपी एक तो याद रखिएगा, इट इज़ एन जोग्राफिकल या टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। जीडीपी वो है कि आपकी कंट्री में, आपकी जोग्राफी में, आपकी टेरिटरी में, इंडिया में एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, चाहे वो किसी इंडियन ने की है, चाहे वो किसी जापानीज़ कंपनी ने की है, चाहे किसी भी कंपनी ने की है, जो इंडिया में जिसका बेस है, जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसको क्या बोला जाता है? आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है आपकी, वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बीच ही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों काउंट होती हैं, दोनों काउंट होंगी, और इसका जो पीरियड रहता है वो कितना रहता है जी? 1 साल, ठीक। अब इस जीडीपी को काउंट कौन करता है जी? इसको काउंट करता है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट के अंडर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो जीडीपी क्या है? इट इज़ अ फाइनल वैल्यू। अब जीडीपी में फ्रेंड्स याद रखिएगा, फाइनल वैल्यू मतलब इसमें मैं फाइनल गुड्स की बात करूंगा, इसमें कोई भी इंटरमीडिएरी गुड्स काउंट नहीं की जाती, याद रखिएगा हमेशा। गुड्स एंड जो आपकी इसमें गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ की जाती हैं वो फाइनल गुड्स होंगी, ठीक है। क्योंकि हम अगर इंटरमीडिएरी को पीछे ऐड करते जाएंगे तो उसमें क्या है, वो डबल एडिशन होती चली जाएगी, क्लियर। अब जो आपका ये जीडीपी है, 2 तरह की जीडीपी होती है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। फ्रेंड्स, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? अगर मैं बात कर लूँ, आज 2020 है, अगर मैं बात करूँ कि आज की जो डेट है वो कितनी है, 27 अप्रैल जो है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि इस टाइम पे जीडीपी कितनी है, ठीक है, आज की डेट में, आज के प्राइस के ऊपर जीडीपी कितनी है, तो वो होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी, क्लियर। अब दूसरा क्या है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी फ्रेंड्स जो होती है वो होती है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब ये होती है एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और इसमें एक बेसिक ईयर लिया जाता है, बेस ईयर जिसको बोला जाता है। हम क्या करते हैं, अगर मैं कहूँ कि इंडिया की रियल जीडीपी कितनी है आज, ठीक है, आज की डेट में अगर मैं रियल जीडीपी देखूं तो क्या होगा, हम रियल जीडीपी में एक बेस ईयर लेके चलते हैं, हम प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो आज का यूज़ करेंगे, बट जो प्राइजेस हैं वो हम उस बेस ईयर के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो प्राइस है और टोटल वॉल्यूम जितना भी है वो हमारी जीडीपी होगी, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉमिनल जीडीपी में आप क्या यूज़ करते हो? करंट प्राइजेस। और जो आपकी रियल जीडीपी होती है उसमें आप कौन से प्राइस यूज़ करते हो? बेस ईयर प्राइस, ठीक है। जो आज की डेट में बेस ईयर कितना है आपका? 2011-12। आगे डिस्कस करेंगे इसको, क्लियर। रियल और नॉमिनल दोनों क्लियर हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके जीडीपी के कॉन्सेप्ट के लिए, क्लियर। आगे चलते हैं। अब जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए 3 मेथड है फ्रेंड्स, एक है एक्सपेंडिचर, दूसरा इनकम, तीसरा आउटपुट, क्लियर। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। फ्रेंड्स, ये जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, ये क्या है कि कितना एक साल में हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। अब देखिए, एक मैं आपको जीडीपी जब हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो कोई भी कंट्री जब भी जीडीपी आप काउंट करते हो
तो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ये क्या कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जितनी अगर लेबरर को जितनी इनकम हो रही है उतना ही वो एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है कि इंडस्ट्री के पास पैसा आया, उसने लेबरर को दे दिया, उसने इंटरमीडिएट गुड्स वाले जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है उसको दे दिया, और उन्होंने जाके आगे मार्केट में यूज़ कर लिया, मार्केट का पैसा फिर जाके इंडस्ट्री के पास आ गया। तो ये क्या चलता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है कि एक साल में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, अब ये क्या काउंट करता है, ये देखिए इसमें चार जो हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे सी जो है वो क्या दिखा रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कि एक साल में हाउस होल्ड जो है, जो हाउस होल्ड हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने एक साल में कितना यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो जितना एक्सपेंडिचर करेंगे वो सारा इंडस्ट्री के पास जाएगा, ये मान के चलते हैं हम लोग। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि जितना भी इंडस्ट्री के पास गया वो सारा बिक जाए, इंडस्ट्री ने जितना प्रोड्यूस किया वो सारे की सारी जो है मार्केट में सेल हो जाए। हो सकता है कि इंडस्ट्री ने 1000 यूनिट्स बनाए हों, उसमें से 800 यूनिट सेल आउट हो गए, तो कितने पेंडिंग रह गए जी, 200 पेंडिंग रह गए, वो उसकी इन्वेंट्री में चला गया, बट उसमें भी तो प्रोडक्शन हुई है ना। तो हम तो जीडीपी में काउंट करते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो कैपिटल इक्विपमेंट हमने कुछ भी ऐड किए, उसके बाद इन्वेंट्री हमारी ऐड हुई है, ठीक है, कुछ भी नई स्ट्रक्चर हमने बनाई है, तो ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट में जितना आपका पैसा यूज़ गया। क्लियर? उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब देखिए गवर्नमेंट आपको फ्री में अगर हम बात कर ली जाए तो कुछ भी मील्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट की XYZ स्कीम्स हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट, अब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्सपेंडिचर करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर अप्रोच है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखना है, हाइपोथेटिकल क्या है कि जितना हमने स्पेंड किया वो सारा का सारा इंडिया में ही गया, और इंडिया में दोबारा प्रोडक्शन होके वो सारा का सारा मार्केट में दोबारा आ गया, ठीक है। बट होता क्या है फ्रेंड्स, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी, ठीक है। तो इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं जी, जो हमारे नेट एक्सपोर्ट हैं हम उसको ऐड करते हैं। अब नेट एक्सपोर्ट क्या है फ्रेंड, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। अगर तो आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है तो मतलब क्या है, आपकी जेब में पैसा ज़्यादा आया, तो ये यहाँ पे जो है आपके पास प्लस है। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो क्या हो जाएगा, उतना ही पैसा मतलब आपकी मार्केट से बाहर चला गया, वो चला जाएगा आपके नेगेटिव में। क्लियर है ना। तो मतलब क्योंकि अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप पैसा बाहर भेज रहे हो, तो वो आपकी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, तो वो यहाँ पे एज इट इज़ काउंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गई आपकी बात कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो अप्रोच है इसमें हम 4 चीज़ें काउंट करते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपकी बनती है जी, ये बन गई आपकी जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। क्योंकि ये सारे लोग, जितना भी ये सारे लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, वो सारा का सारा पैसा इंडस्ट्री के पास जाके दोबारा प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, इनकम अप्रोच। अब ये देखिए यहाँ पे क्या था, एक्सपेंडिचर में कितना एक्सपेंडिचर करोगे आप, जितनी आपकी इनकम होगी, ठीक है। और ये यहाँ से भी हमारे पास जीडीपी आ गई। दूसरा क्या है आपकी इनकम अप्रोच। इनकम में मैंने आपको क्या बताया, सर्कुलर फ्लो, कि जितना आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये आपकी क्या दिखाती है जी, इनकम। आप देखिए लेबर को आप कुछ ना कुछ पैसा दोगे, लेबर की इनकम होगी, वो आगे जाके मार्केट में ही लगाएगा, वो आगे जाके फैक्ट्री के पास ही गया। रेंटल इनकम, आप रेंट दोगे, वो आगे उसको यूज़ करेगा, आगे बैंक को देगा, बैंक आगे मार्केट में कंपनी को दे देगा, कंपनी आगे उसको प्रोडक्शन में लगा देगी। इंटरेस्ट इनकम,
जो भी आपके पास लोन आपने लिया हुआ है, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हो, बैंक उसको दोबारा आपको लोन की फॉर्म में दे देता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट जितना भी होता है आप फिर दोबारा उसको मार्केट में लगा सकते हो। तो ये सारा का सारा क्या है, ये जितने भी इनकम अप्रोच है, इनकम मतलब जो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके, उनकी जितनी भी इनकम है वो काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी इनकम दोबारा मार्केट में ही जानी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्लियर? तीसरा जो है आपका फ्रेंड, वो है आपका प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये बड़ा ही फेमस है आज की डेट में और ये हमें जानना भी ज़रूरी है। ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला दिखा रहा है कुछ, क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ सेल माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ आपको। देखिए, नाम से पता चलना चाहिए आपको, ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मैंने क्या किया, एक रॉ मटेरियल था हमारे पास जो जिसकी वैल्यू थी 100 रुपीज़। क्लियर? अब इस रॉ मटेरियल को हमने फर्स्ट जो है प्रोसेसिंग की। अब फर्स्ट प्रोसेसिंग में मैंने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की तो इसका कॉस्ट बन गई कितनी, 150 रुपये। तो कितनी वैल्यू एडिशन होगी यहाँ पे, 50 रुपये। अब सेकेंड टाइम पे भी इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, सेकेंड प्रोसेसिंग में इसकी वैल्यू होगी कितनी, 200 रुपये। तो कितनी होगी ऐड, 50 रुपये। ठीक, अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम ये वाली जो कॉस्ट हैं ये नहीं काउंट करते। हम क्या करते हैं कि कितनी पर स्टेप कितनी वैल्यू ऐड होती जा रही है, हम उस वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनली तो इसका प्राइस कितना है, 200 रुपये आना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ये 100 काउंट करेंगे, एक ये 50 और एक ये 50, क्योंकि रॉ मटेरियल पीछे से भी वैल्यू एडिशन हुई है ना। एक आपने सीड ली, सीड के बाद आपने कॉटन बनाई, ठीक, तो कुछ ना कुछ तो आपने वैल्यू डाली, ठीक है ना। तो सीड का भी कुछ ना कुछ पैसा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिला के ये बन गया आपका 100, 50 एंड 50, ये कितना हो गया आपका 200, जो इसके बराबर ही है। ठीक है, तो अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हम क्या करते हैं, ये लेट से हमने एक इंडस्ट्री की बात की, ऐसी ही दूसरी, तीसरी, चौथी इंडस्ट्री, हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में काम कर रही हैं। तो हज़ारों इंडस्ट्री, ये तो हमने एक प्रोडक्ट की बात की, ठीक है। एक इंडस्ट्री कितना है जी, एन प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, और टोटल इंडस्ट्रीज़ कितनी है, एन इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ मिलके आपके पास क्या दिखाएगा, आपकी टोटल प्रोडक्शन ही दिखा रहा है ना, टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ही दिखा रहा है। देखिए, एक प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिखा रहा था, 200 रुपये, और इसके साथ भी कितना आया, 200 रुपये एक प्रोडक्ट की। तो ये जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड है, इसमें क्या होता है, हम हर एक इंडस्ट्री की टोटल जितनी भी वैल्यू एडिशन उसने की है, ठीक है, वो, और जितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रही हैं और जितनी वैल्यू एडिशन वो कर रही हैं हर एक प्रोडक्ट में, वो सारा कुछ काउंट करके अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। और वो टोटल प्रोडक्शन आपकी क्या कहलाती है जी, जीडीपी, ठीक है। अब देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ सेल अगर मैं देखूं तो टोटल वैल्यू ऑफ सेल में इसमें 200, उसमें कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स जो है वो मैं माइनस करता जाऊंगा, ठीक है, वही निकलेगा हमारा। जीवीए के साथ भी जीडीपी इक्वल रहती है, ठीक है। तो ये तीनों जितने भी हमने मेथड डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, इन तीनों में सेम जीडीपी ही आप कैलकुलेट करोगे, जीडीपी में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब ये तीनों ही मेथड आप कौन कौन सी जीडीपी इनसे काउंट कर सकते हो, देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आप काउंट कर लो, मार्केट प्राइस के ऊपर आप काउंट कर सकते हो, बेसिक प्राइस के ऊपर आप काउंट कर सकते हो, क्यों, आपको सारे प्राइजेस पता है। अब जीडीपी आप और भी काउंट कर सकते हो, कौन सी, नॉमिनल जीडीपी भी काउंट कर सकते हो, और जीडीपी कौन सी काउंट कर सकते हो, रियल जीडीपी भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये 3 मेथड है, क्योंकि अगर आपको नॉमिनल जीडीपी काउंट करनी है तो आज के प्राइस ऐड कर दीजिए, अगर आपको रियल जीडीपी काउंट करनी है तो आप पुराने प्राइस ऐड कर दीजिए बेस ईयर के। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूस करनी है, एमपी पर करनी है या बीपी, ये सारा का सारा पॉसिबल है। अब क्लियर, नेक्स्ट, अब ये तो थी जीडीपी। अब जीडीपी क्या है, आप एक साल में जितना प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, अब क्या होता है, जितनी भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो
तो अब आपके पास इंडस्ट्री लगी हुई है, उसमें मशीनरी है, तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी ज़रूर होगी हर साल, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम तो रहेगी नहीं, बट अगर हम उसको हर साल, हमने आज कोई मशीन 1 लाख रुपए की खरीद ली अगर, और हम हर साल उसकी वैल्यू 1 लाख ही डालते जाए, तो ये तो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन जितनी भी हुई है उसको निकाल देते हैं, तो जो हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे, अब ये तो था आपका जीडीपी। अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको बोला जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है फ्रेंड्स? जीडीपी मैंने आपको क्या बताया था, एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपकी टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो होगी आपकी जीडीपी। बट ये जो आपका जीएनपी है, इट इज़ नॉट अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। इसको हम क्या कहते हैं जी, ये आपका कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री का, ठीक है, इंडियंस का, एक नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, चाहे जापान में, चाइना में, कनाडा में, कहीं भी, वो जितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के हमारी कहीं किसी कंपनी ने, इंडिया की लेट्स से रिलायंस ने अमेरिका में एफडीआई इन्वेस्ट की हुई है, तो उसको वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड आएगा। तो वो सारी इनकम्स जो है, जो पूरी दुनिया में इंडियंस बैठ के कमा रहे हैं, वो उसमें से माइनस क्या करना है, जो इंडिया में बैठ के फॉरेनर्स जो इनकम कमा रहे हैं, क्योंकि हम वो क्या है, इंडियंस नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, एक नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में जितने इंडियंस बैठ के कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वैल्यू माइनस इंडिया में बैठ के फॉरेनर्स जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कहेगी आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है क्या, अगर देखा जाए जीडीपी, देखिए अब इसमें क्या था, ध्यान दीजिए, जीडीपी में मैंने क्या काउंट किया था, इंडिया में कोई भी, चाहे वो इंडियन है चाहे वो कोई बाहर का है, ठीक है ना। बट अब ये कॉन्सेप्ट क्या आ गया हमारा, ग्रॉस नेशनल के पूरी दुनिया के इंडियंस। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा, जीडीपी में से सबसे पहले तो चलो माइनस करते हैं जो इंडिया में बैठे हैं फॉरेनर्स, जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, वो बाहर भेजेंगे, तो उसको हमने क्या यहाँ पे नाम दिया, नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एसेट्स, के फॉरेन एसेट्स जो इंडिया में है वो कितना पैसा साल में बाहर भेजेंगे, ठीक है ना। कुछ भी वो यहाँ पे इनकम जनरेट करेंगे उसको हम नेगेटिव में काउंट करेंगे, ठीक। अब ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पूरी दुनिया में जितने इंडियंस बैठे हैं वो कितना प्रोड्यूस करके इंडिया में भेज रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा, नेट इनकम रिसीट्स, ठीक है। वो हम प्लस करेंगे, और ये जो नेट आउटफ्लो है इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ हर एक लेक्चर में कि जो भी पैसा बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव में, और जो पैसा आ रहा है पॉकेट में उसको पॉजिटिव में लिया जाए, ठीक। तो ये आपका जीएनपी बनता है, जो होता है जीडीपी प्लस एनआर माइनस एनपी। क्लियर, ये हो गया आपका जीएनपी। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे और हम ब्रीफली पूरे के पूरे दोनों के डिफरेंसेस को हम क्लियर करते हैं। वो क्या है जी, देखिए डेफिनेशन हमने देख ली, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया एक बार। मेजरमेंट्स, जीडीपी क्या मेजर करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। जीडीपी मेजर करता है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीएनपी क्या मेजर करता है, नेशनल्स की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल आपके नेशनल इंडियंस कितने हैं, उनकी टोटल प्रोडक्शन पूरी दुनिया में, ठीक है। ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर है। और ये क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ सिटीजन्स। क्लियर, व्हाट इट मेजर्स, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। यस, जीडीपी जो है वो आपकी क्या दिखाती है कि आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना आप जनरेट कर सकते हो, कि इंडिया में कितना प्रोडक्शन वॉल्यूम है, ठीक है ना। इंडिया में कितनी कंपनीज हैं, कितनी उनकी टोटल प्रोडक्शन होती है, वो कौन बता सकता है, जीडीपी बता सकता है। और ये जीएनपी क्या बताता है कि मेजर रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग ऑफ इकोनॉमी, कि पूरी दुनिया में इंडियंस का कितना दबदबा है, पूरी दुनिया में इंडियंस कितना कमा सकते हैं, ये जीएनपी आपको बताता है। और इंडिया अपने अंदर अपनी टेरिटरी में कितना प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, वो आपको दिखाता है जीडीपी, ठीक है। और ये लोकल स्केल के ऊपर है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, पता ही है।
एक्सक्लूड क्या होता है, जीडीपी में जो कुछ भी आउटसाइड द इकोनॉमी हो रहा है वो एक्सक्लूड करेंगे, और जीएनपी में क्या एक्सक्लूड करेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेन नेशनल्स लिविंग इन द कंट्री। ठीक है, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेनर कंपनीज हैं, वो जो इंडिया में जिनका बेस है उसको हम माइनस कर देंगे जीएनपी में। क्लियर, ये है दोनों का डिफरेंस। आगे चलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, सेम जैसे कि हमने जीडीपी में से क्या माइनस किया, डेप्रिसिएशन, तो आपकी क्या आ गई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ऐसे ही जीएनपी में से हम जब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यूपीएससी बहुत बार पूछती है आपसे कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम ये है आपकी, जो आपकी नेट नेशनल एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोला जाता है आपका नेशनल इनकम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जीडीपी नहीं, जीएनपी नहीं, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, ये ध्यान में रखना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट मैंने क्यों बताया आपको। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, नेशनल इनकम देख ली हमने, जीडीपी देख ली, अब नेशनल इनकम है। क्या नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से तो क्या वो पर यूनिट इनकम आ जाएगी, पर कैपिटा मतलब पर्सनल इनकम आ जाएगी? इट इज़ पर कैपिटा ज़रूर आ जाएगी वो, बट वो पर्सनल इनकम कभी नहीं होगी। क्यों? पर्सनल इनकम में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, देखिए आपकी नेशनल इनकम है कुछ भी, ठीक। अब पर्सनल इनकम अगर मैं अपनी इनकम काउंट करूं तो देखिए मेरी जितनी भी प्रॉफिट हुआ है उसमें मुझे कुछ ना कुछ टैक्स भी गया है मेरी जेब से, ठीक है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने मुझसे सेस भी लिया है, कोई सब्सिडी ली है, कोई चार्जेस लिए हैं, कोई फीस ली है, ठीक है। ये सारा पैसा मेरी जेब से बाहर गया, ठीक। और हो सकता है कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूँ या कुछ भी गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही है, कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है, वो क्या आ गई, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो मेरी पर्सनल इनकम अगर मैं बात करूं तो लेट से मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं। लेट से मेरी इनकम है, सैलरी है 50,000, ठीक। 50,000 में से मैं पर मंथ जो है 10,000 रुपये गवर्नमेंट मुझसे ले जाती है, किस फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में, या कॉरपोरेट जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, ये सारा गवर्नमेंट मुझसे लेगी, ठीक। अब हो सकता है मेरा कोई भी गवर्नमेंट मुझे कोई सब्सिडी के अंडर या कुछ भी कोई स्कीम के अंडर गवर्नमेंट मुझे हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रही हो, ठीक है। तब अब मेरे पास मेरे खर्चे के लिए कितना पैसा बचा, मेरे पर्सनल इनकम जो मेरी जेब में है वो कितना हो गया, 41,000। तो ये है आपकी पर्सनल इनकम। तो कभी भी जो आपकी नेशनल इनकम है अगर हम उसको पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो वो आपकी पर्सनल इनकम कभी नहीं दिखाती, वो आपकी पर कैपिटा इनकम दिखाती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका पर्सनल इनकम, ठीक। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आपका पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो रीसेंट चेंजेस किए गए हैं आपकी जीडीपी में, ये आपके लिए ज़रूरी है ये स्लाइड जाननी। क्यों? यूपीएससी डायरेक्टली आपसे पूछता है यार, ठीक है, कि इंडिया में कौन सी जीडीपी हम काउंट कर रहे हैं। इंडिया में आज की डेट में जो जीडीपी काउंट होती है वो है आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस फ्रेंड्स। ये जीडीपी हमारी ऑफिशियल जीडीपी है इंडिया की, ठीक है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक। एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन मतलब रियल। क्लियर? अब दूसरा क्या है जी, जीवीए कौन सी काउंट करता है, बेसिक प्राइस। जीवीए इंडिया में काउंट होती है बेसिक प्राइस के ऊपर। जीवीए कौन यूज़ करता है, जीवीए ना आरबीआई यूज़ करता है इस फॉर्मूला को। आरबीआई क्यों, उसको भी पैसा इन्फ्यूज़ करना है मार्केट में, वो उसको भी बैंकिंग सिस्टम को चलाना है, तो आरबीआई अपने पर्सनल यूज़ के लिए जीवीए काउंट करता है बेसिक प्राइस के ऊपर। और इंडिया की ऑफिशियल जो जीडीपी है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक। दूसरा, आज की डेट में जो हमारा बेस ईयर है वो बन चुका है जी 2011-12। पहले ये था 2004 और 5, अब ये कैंसिल हो चुका है, अब हो चुका है हमारा 11 और 12।
और जीडीपी को काउंट कौन करता है? जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको काउंट करती है। किसके अंडर ये काम करती है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स के अंडर। क्लियर? चलिए, तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का पूरा टॉपिक, और आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की ट्राई की है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। एंड जितना हो सके, जितने भी हमने आज तक के टॉपिक डिस्कस किए हैं क्लासेस को लेके, ये सारे टॉपिक्स आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कीजिए, आपके लिए हम हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। क्लियर? और स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।